हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल मेरे बच्चों। क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? हेलो 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 हेलो। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे, मेरे सुनहरे, मेरे खूबसूरत से, मेरे ब्यूटीफुल से, मेरे प्यारे प्यारे से, मेरे क्यूट से बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम, मजे में एकदम। तो एक बार मैं आकाश श्रवण आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं उड़ान के इस रॉकिंग से बैच में, जहां पर मैं आपको पढ़ाऊंगा फिजिक्स। जैसा कि आपको पता है, जैसा कि आप जानते हैं, जैसा कि आप समझते हैं, जैसा कि आप पहचानते हैं कि ये उदय सीरीज क्लास 9th के बच्चों के लिए डेडिकेटेड है। क्लास 9th हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए डेडिकेटेड है, जहां पर आपको पॉइंट टू पॉइंट डिटेल के साथ, पूरी जानकारी के साथ पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा, वो भी ऐप पर और साथ ही साथ यूट्यूब पर। तो भाई मुझे पता है, मैं जानता हूं, मैं सोचता हूं, मैं समझता हूं, मैं पहचानता हूं और मैं समझ गया हूं कि आपको पुराने लेक्चर्स बहुत अच्छे लगे होंगे। पुराने लेक्चर अच्छे लगने का तात्पर्य ये नहीं कि आपको बड़ा मजा आया होगा, मजा नहीं, आपको चीजें, कॉन्सेप्ट, सारी चीजें समझ आई होंगी। कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर है ना, कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है ना, तो दुनिया की कोई भी चीज आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। बच्चे कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है ना, अगर आपको टॉपिक पर पकड़ है, अगर आपको टॉपिक पर पकड़ है, अगर आपको बेसिक्स पता है, अगर आपको रूट कॉज पता है, अगर आपको कारण पता है, अगर आपको वजह पता है ना, तो वहां से शुरुआत होती है हमारे कॉन्सेप्ट की, हमारे टॉपिक की, और वहां से शुरुआत होती है हमारे आगे बढ़ने की। तो भाई इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। लेकिन पहले कुछ बातें। तो भाई देखो, पहली शर्त मेरी यही रहती है कि कंसिस्टेंसी, कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए, कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए। जहां आपका बैकलॉग हुआ वहां दिक्कत, जहां आपका बैकलॉग हुआ वहां दिक्कत। नई चीजें समझने के लिए पुरानी चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आगे पार्ट पीछे सपाट, आगे पार्ट पीछे सपाट की जहां दिक्कत हो गई ना, जहां परेशानी हो गई ना, वहां लफड़ा हो जाता है। तो भाई बैकलॉग नहीं होना चाहिए। पुराने आपको देखो, दिन में 2 क्लासेस दी जाती हैं, 2 क्लासेस बहुत ज्यादा है यार, बहुत कम है वैसे तो, ज्यादा तो बोल रहा हूँ, प्रॉपर है यार, सफिशिएंट यार तुम्हारे लिए। दिन में तुम 2 क्लासेस नहीं देख सकते, दिन में तुम 2 क्लासेस, भाई क्या तुम्हारी नॉलेज ही बढ़ेगी ना, तुम्हारी नॉलेज ही बढ़ेगी, तुम्हारा ज्ञान ही बढ़ेगा ना। भाई कौन सा तुम्हें ज्यादा मेहनत करना है, बैठना है, कॉपी पेन लेना और लेक्चर देखना है, अपने नोट्स बनाते चलना है और लेक्चर को देखते चलना, इससे तुम्हारी नॉलेज ही बढ़ रही है ना, इससे कुछ मिल रहा है ना। तो रेगुलरली आप क्लासेस जरूर देखा करें बेटा। देखो आप ही के लिए मददगार है, हमारा काम है ज्ञान देना, आपका काम है ज्ञान को ग्रहण करना। ज्ञान जहां से मिल रहा हो ग्रहण करा करो बेटा। पॉजिटिव चीजें जहां से मिल रही हो, ज्ञान की बातें जहां से मिल रही हो, उसे अपनी जिंदगी में उतारना सीख लो बच्चे। क्योंकि विद्वान लोग जो होते हैं ना, विद्वान मतलब जो ज्ञानी होते हैं, बहुत बड़े बड़े ज्ञानी, वो जहां से ज्ञान मिलता है वहां से ज्ञान को इकट्ठा कर लेते हैं। जहां से ज्ञान, चाहे छोटे बच्चे से ज्ञान मिल रहा हो, चाहे बड़े बुजुर्ग से ज्ञान मिल रहा हो, चाहे अपने साथ वाले से ज्ञान मिल रहा हो, चाहे किसी वस्तु से ज्ञान मिल रहा हो, चाहे किसी सजीव, लिविंग या नॉन लिविंग, सजीव या निर्जीव वस्तु से भी ज्ञान मिल रहा होगा ना, तो वो ज्ञान भी वो लेते हैं। बिल्कुल। तो भाई ज्ञान जहां से मिल रहा है उसे इकट्ठा करो, अपनी जिंदगी में उतारो। ज्ञान अज्ञानता से दूर होने का इकलौता रास्ता है, वो है ज्ञान का रास्ता। तो भाई ज्ञान के रास्ते को पकड़े रखो, ज्ञान के रास्ते को पकड़े रखो और एक कदम ताल को बढ़ाए रखो और चले रहो। देखना बेटा, अगर आप ये सारी बातें मानोगे ना, तो आपको सक्सेस जरूर मिले। सक्सेस का तात्पर्य क्या है? सक्सेस का तात्पर्य क्या? अपने जीवन को सामान्य तरीके से जीना ही सक्सेस का तात्पर्य है। सक्सेस का ये नहीं कि भाई परेशानी से जी रहे हैं, कष्टों से जी रहे हैं। उन कष्टों और उन परेशानियों को, आने वाले कष्टों और आने वाली परेशानी को दूर करने के लिए आपको आज कष्टों को सहना पड़ेगा। यदि आप आज के कष्टों को नहीं सहते तो आने वाले समय में आपको कष्ट सहना पड़ेंगे, क्योंकि जिंदगी का एक चक्र है, वो चक्र सदैव चलता रहेगा। उस चक्र को आप कभी खत्म तो भाई आपको आवाज तो वापस आ रही है। तो जिंदगी के इस चक्र को कभी समाप्त नहीं कर सकते। हमें मेहनत करना है, हमें डेडिकेशन करना है, हमें दिमाग लगाना है, हमें मेहनत करना है, ईमानदारी से करना है। ऐसा नहीं कि भाई वीडियो देख रहे हैं, पीछे किसी ऐप का नोटिफिकेशन आ गया, वहां चले गए, वहां कुछ और पढ़ने लगे। कि भाई एक बच्चे से मैंने पूछा, भाई कितना पढ़ते हो? सर मैं तो रात भर पढ़ता हूँ। ओ भाई उसके टेस्ट में 0 मार्क्स आ रहा है, उसको एक सिंपल क्वेश्चन से बन नहीं रहा। तो मैंने पूछा तू पढ़ता क्या है भाई? कहला सर रात भर मैसेज पढ़ता हूँ। तो वो अपनी ईमानदारी है? वो अपनी ईमानदारी है? नहीं, तू अपने आप को धोखा दे रहा है भाई, तू अपने आप को धोखा दे रहा है। तेरे माँ बाप के सपनों पे पानी फेर रहा है। मेहनत कर, पसीना बहा, तभी तुझे जिंदगी की सक्सेस मिलेगी। तो इसी के साथ, इसी मोटिवेशन की बातों के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम। तो एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आप सभी का फिजिक्स वाला के इस रॉकिंग से, इस अमेजिंग से, इस ट्रस्टेबल प्लेटफॉर्म पर, जहां पर मैं आकाश श्रवण आप सभी को ऐसे फोटो के साथ लेकर आया हूं नई सी बातें। देखो हर बार मैं कहता हूं फोटो एडिट किया हुआ है, वहां पर मैं थोड़ा गोरा सा दिख रहा हूं, थोड़ा हैंडसम सा दिख रहा हूं, लेकिन सच्चाई में देखो ऐसा हूं। सच्चाई में मैं बिल्कुल ऐसा हूं। यहां पर चाय में अच्छा दिख रहा हूं, लेकिन रियलिटी इज डिफरेंट। ये देखो टेक्नोलॉजी ने मुझे कितना प्यारा बना दिया, कितना हैंडसम बना दिया। देखो भाई, वाह 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 भाई। आकाश तू कौन है भाई?
तू कौन है आकाश श्रवण? ये मेरी, मैं नहीं हूं भाई। बड़ा एडिट सा बड़ा प्यारा सा बना दिया। तो भाई शुरू करते हैं आज की क्लास लेके प्रभु का नाम। आज हम पढ़ने के वाले हैं। अब इस लेक्चर को देखने के लिए, इस लेक्चर को समझने के लिए आपको पहला लेक्चर देखना बहुत जरूरी है। और मैं मानता हूं, मैं अब इतने दिन से बेटा आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, अब मैं समझ गया हूं कि आप पुराने बैकलॉग नहीं छोड़ते। जैसा कि हम पहले लेक्चर में बहुत सी बातें पढ़ चुके थे। आपको याद होगा हम पहले लेक्चर में बहुत सी बातें पढ़ चुके थे। पहले लेक्चर में मैंने बल के बारे में बताया था। जैसा कि मैं बल के बारे में बता रहा था तो आपके दिमाग में ख्याल आया होगा, सर बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है। छोटे छोटे बच्चे थे ना, तब ये बातें अच्छी लगती थी। मैंने बल के बारे में एक एक बात बताई कि बल होता क्या है, बल के सारे कारण बताए, बल की सारी वजहें बताई, बल के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक, बल की सारी सर्कल, बल के सारे एरिया, बल के सारे वॉल्यूम सब बता दिए मैंने। तो बच्चा ध्यान से देखना उस लेक्चर को। अगर आपने उस लेक्चर को ध्यान से देख लिया ना, तो मान लो आप बल के बारे में 11th-12th क्लास तक के क्वेश्चन कर डालोगे। इतने डेप्थ में और इतने बेसिक्स लेवल पे मैंने सारी बातें बताई हैं। आने वाले समय में तुम जेई की तैयारी करोगे, आने वाले समय में तुम नीट की तैयारी करोगे, तो नीट जेई की तैयारी करने के लिए तुमको मेहनत करना पड़ेगी। और वो मेहनत कैसे होगी? वो मेहनत कैसे होगी? अभी से होगी, अभी से होगी। अगर तुमको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम फोड़ना है ना, तो अभी से तैयारी करो, तभी जाकर। कंपटीशन का लेवल बहुत हाई है बच्चों। तो हम आज पढ़ने के वाले हैं बच्चों। चैप्टर चल रहा है हमारा बल एवं गति के नियम का चैप्टर चल रहा है। इसमें हम गति, संवेग और गति का पहला नियम, ये सारी बातें आज हम पढ़ने वाले हैं। गति, संवेग और गति का पहला नियम आज हम पढ़ने वाले बेटा। बच्चे शुरू से अंत तक बने रहना, मेरी क्लास में बहुत मजा आएगा। बहुत आराम से पढ़ाता हूँ। आपने मेरा पढ़ाने का तरीका इतने दिन से पढ़ रहे हो, अब भरोसा है मुझे, मेरे बच्चों पर भरोसा है, तो मेरे बच्चों को भी मुझ पर भरोसा रखना पड़ेगा। मेरा पढ़ाने का स्टाइल बड़ा काम है। मैं ज्यादा चिल्ला-चोट नहीं करूंगा, लेकिन जहां जरूरत होगी एनर्जी की वहां दिखाऊंगा, है ना। तो भाई बस आप कंसिस्टेंसी से बने रहिए, भरोसा करिए, आपको एक एक बात बताई जाएगी, आपको एक बात समझाई जाएगी। तो भाई देखें बेटा, एक बात याद रखना, गुरु मैं अपना नहीं कह रहा, हमेशा कोई भी आपका टीचर हो, कोई भी आपका उस्ताद हो, कोई भी आपका गुरु हो, कोई भी आपका जो आपको ज्ञान दे रहा हो, उसका सम्मान सदैव करना। मैं मेरा नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूं, आप जिससे भी ज्ञान लेते हो, जिससे भी सीखते हो, जिससे भी समझते हो, उसका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है, उसका सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है। ये हमारे नैतिक नियम है जिसे करना ही है। तो भाई शुरू करते हैं आज की क्लास इस प्यारी सी बात के साथ। आज हम पढ़ेंगे क्या? सर जड़त्व। सर जड़त्व क्या बात कर रहे हो सर? हर कुछ बातें मत करो सर। जड़त्व आप पुराने लेक्चर में पढ़ा चुके हो। जड़त्व के बारे में आपने पुराने लेक्चर में एक एक बात बताई है सर, जड़त्व के बारे में। अब मैंने पुराने लेक्चर में जो बातें बताई थी ना, उसमें एक बात मैंने छोड़ ली थी इस लेक्चर के लिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे द्रव्यमान, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे बच्चे? द्रव्यमान। उसके बाद हम पढ़ेंगे संवेग, और उसके बाद हम पढ़ेंगे गति का पहला नियम। आज का टॉपिक ऑफ द डे है गति का पहला नियम। आज का टॉपिक ऑफ द डे है गति का पहला नियम। तो शुरू करते हैं आज की क्लास लेके प्रभु का नाम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की पहली क्लास में हम पढ़ेंगे जड़त्व। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जैसा कि आप सभी को अब कोई डाउट नहीं होगा कि जड़त्व क्या है। मैंने जड़त्व का तात्पर्य बताया था कि जड़त्व का मतलब जो होगा वो होगा बच्चे जिद। क्या होगा बच्चे? जड़त्व का मतलब, जड़त्व का मतलब होगा बच्चे जिद। किसी भी काम को ना करने की जिद। क्या बोला? किसी भी काम को ना करने। ये क्या बोल रहे हो सर? जिद का मतलब तो काम को करने की जिद होता है। आप तो उल्टा बोल रहे हो। बिल्कुल भाई मैं बताऊं। अब भाई मैं सो रहा हूं मस्त, नीले गगन के तले धरती पे प्यार पले, मस्त सपने में डांस कर रहा हूं, सपने में डांस कर रहा हूं। इधर से एक 150 किलोमीटर की फ्लाइंग चप्पल मेरी तरफ आई, उठ जा 7 बज गया स्कूल जाना है। मैंने देखा 7 बज गया, 5 मिनट और सो जाऊं। तो नींद से ना जागने की जिद जड़त्व है। नींद से ना जागने की जिद जड़त्व है। अब भाई मैं तो सीधा चल रहा हूं, मेरे कदम सीधे चल रहा है, मेरे कदम सीधे चल रहा है, मुझे नहीं मुड़ना, मुझे नहीं मुड़ना, मेरी मर्जी है, मैं नहीं मुड़ूंगा, क्योंकि मुझ में क्या है? जड़त्व। मुझ में क्या है बच्चे? जड़त्व। तो जड़त्व है क्या? एक प्रकार की जिद है जो आपको विराम से गति और गति से विराम में जाने का विरोध करती है। अगर आप आराम कर रहे हो तो आप आराम करते रहोगे। अगर आपको आराम से गति में आना है ना, तो बल लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? बल। तो अगर कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान रहेगी, क्योंकि उसमें क्या है? जड़त्व। अगर आप चल रहे हो यार, चलते रहो यार, चलते रहो, चलते रहो यार, कौन रुके यार। अगर कोई वस्तु विराम में है तो वह विराम में रहेगी। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या है बच्चे? जड़त्व। क्या है बच्चे? उसके पास जड़त्व। मतलब कोई भी वस्तु, सुनना बेटा ध्यान से, कोई भी वस्तु गति में है, कोई भी वस्तु गति में है तो वो गति में रहना चाहती है। गति में है तो वो वस्तु कैसी रहना चाहती है बच्चे? गति में। तो यदि कोई वस्तु गति में है तो वो कैसी रहना चाहती है बच्चे? गति में। तो वो गति से विराम में नहीं आना चाहती। क्या बोला सर? गति से विराम में नहीं आना चाहती। गति से विराम में नहीं आना चाहती। क्यों नहीं आना चाहती? क्योंकि जड़त्व उसे गति से विराम में नहीं आने देता।
और यदि कोई वस्तु विराम में है, क्या बोला सर आपने? यदि कोई वस्तु विराम में है, किस में है सर? यदि कोई वस्तु विराम में है तो वो विराम में रहेगी, विराम में ही रहेगी। विराम से वो किस में नहीं आना चाहती? गति में। विराम से वो किस में नहीं आना चाहती? गति में नहीं आना चाहती। क्यों नहीं आना चाहती? क्योंकि उसके पास क्या है? जड़त्व। तो बच्चे अगर कोई वस्तु गति में है तो गति में रहेगी, वो विराम में नहीं आना चाहती। हम जबरदस्ती बल लगाएंगे, तो वो किस में आएगी? विराम में। गति से विराम में। यदि कोई वस्तु विराम में तो विराम में रहेगी, कभी नहीं बदलेगी। कभी जिंदगी निकल जाए, सदियों निकल जाए, जन्मों निकल जाए, पीढ़ियां निकल जाए, कई वर्षों निकल जाए, हजारों साल निकल जाए, पूरी दुनिया डबल से बन जाए, अगर कोई वस्तु विराम में तो विराम में रहेगी, वो नहीं बदलेगी। काहे नहीं बदलेगी? उसके पास गति में आने का कोई कारण ही नहीं है। और जब कोई वस्तु गति से गति में रहना चाहती है, विराम से विराम में रहना चाहती है, क्यों रहना चाहती है? क्योंकि उसके पास क्या है? जिद। उसके पास जिद है गति से गति रहने की, उसके पास जिद है विराम से विराम रहने की, और ये जिद क्या कहलाती है? जड़त्व। ये जिद क्या कहलाती है बच्चे? जड़त्व। ये जिद क्या कहलाती है बच्चे? जड़त्व। अब मैं आपको इस टॉपिक को दोबारा इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि बच्चे द्रव्यमान जड़त्व में एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। क्या बच्चे? जड़त्व पूरी तरह से निर्भर करता है बच्चे मास पर। मास का अर्थ होता है बच्चे द्रव्यमान। जड़त्व पूरी तरह से निर्भर करता है बच्चे द्रव्यमान पर। किस पर निर्भर करता है बच्चे? द्रव्यमान पर। अब भाई एग्जाम्पल के लिए, अब अपने आप को, मेरा जो वजन है ना बच्चे, वो वजन है, अभी एग्जाम्पल दे रहा हूं, मेरा वजन है 80 किलोग्राम। ठीक है, मेरा वजन है 80 किलोग्राम। अब मैं आराम कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं बच्चे? आराम। मजा आ रहा है आराम करने में भाई, आराम कर रहा हूं, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। अब मजा आ रहा है मतलब मेरे पास क्या है? जड़त्व। अब मुझे गति में आना है, तो गति में आने के लिए मुझे कुछ ना कुछ बल लगाना पड़ेगा ना भाई। विराम से गति में आने के लिए कुछ ना कुछ बल। भाई सो रहे हो, सोने के लिए, सोने से बिस्तर से उठने के लिए आपकी मांसपेशियों से बल लगाना पड़ता है। मतलब आप गति में, वो विराम में हो तो विराम में रहोगे, गति में आने के लिए बल लगाना पड़ेगा। ठीक है भाई, मेरा वजन है 80 किलो, मेरा वजन है 80 किलो। अगर मेरा वजन 800 किलो हो जाता है, कितना हो जाता है बच्चा? 800 किलो हो जाता है। अगर मेरा वजन 800 किलो हो जाता है, अगर मेरा वजन 800 किलो हो जाता है, तो अब मुझे गति, विराम से गति में आने में ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी। मतलब यदि मेरा वजन बढ़ गया तो मेरा विराम में रहने का मकसद भी बढ़ गया, विराम में रहने की जिद भी बढ़ गई। और अगर विराम से गति में आना है तो मुझे 80 किलो में कम मेहनत करना पड़ी थी और 800 किलो में ज्यादा मेहनत करना पड़ी थी। तो बच्चे देखो, यदि विराम से गति में आना है या गति से विराम में आना है, तो जितना ज्यादा वजन है ना, उतनी ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी। और जितनी ज्यादा मेहनत अवस्था परिवर्तन में करना पड़ती है ना, उतना ही ज्यादा क्या होता है? जड़त्व। तो जड़त्व सीधा सीधा निर्भर करता है, जड़त्व सीधा सीधा निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है बच्चे? किस पर निर्भर करता है बच्चे? किस पर निर्भर करता है? आप जानते हो, पूरी तरह से द्रव्यमान पर। किस पर निर्भर करता है बच्चे? द्रव्यमान पर। किस पर निर्भर करता है बच्चे? द्रव्यमान पर। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा है, तो उस वस्तु का जड़त्व भी ज्यादा होगा। आप उदाहरण मान लो, आपके सामने से एक साइकिल चलती हुई आ रही है। एक छोटा सा बच्चा, जो 3 टायर्स होते हैं, एक टायर सामने और 2 टायर साथ में, वो आगे पैरों को रखते रखते ऐसे ऐसे चलाता है। एक छोटा सा बच्चा साइकिल को चलाता हुआ आ रहा है, गाना गाता हुआ आ रहा है, हथौड़ी हथौड़ी में ये है अपना यार, ऐसे गाना। आपका छोटा बच्चा, मतलब आपके घर में छोटा सा बच्चा, और आप शरारत ना करो, ऐसा हो सकता है? आप तो जाओगे उसको रोक लोगे। अच्छा, वो गति में था, वो बच्चा किस में था? गति में था। आपने उसको विराम में ला दिया, किसकी सहायता से? बल की सहायता से। तो बड़ा आसान था यार, छोटा बच्चा था ना। अब आपके सामने से ट्रक चलता हुआ आ रहा है, आपके सामने से ट्रक चलता हुआ आ रहा है, अर्थात ट्रक किसमें है? गति में। अब आप जरूरत नहीं करोगे उसके सामने जाने की, क्योंकि उसके पास क्या ज्यादा है? द्रव्यमान ज्यादा है। अब द्रव्यमान ज्यादा है ना, तो वो भाई ऐसी तैसी हो जाएगी भाई, क्योंकि वो अगर गतिशील है तो वो गतिशील ही रहेगा, क्योंकि उसका द्रव्यमान ज्यादा है, तो उसका जड़त्व भी क्या होगा बच्चे? ज्यादा रहेगा। तो बच्चे देखो, जिस वस्तु का जितना ज्यादा द्रव्यमान होता है, उतना ज्यादा उसका क्या होता है? जड़त्व। जिस वस्तु का जितना ज्यादा द्रव्यमान होता है ना बेटा, उतना ज्यादा क्या होता है उसका? समझ गए आप? बढ़िया समझ गए, जड़त्व समझ गए। बोलो अगर आ गया है ना, बोलो अगर ये आ गई है ना, तो कमेंट में आ गया लिख देना, कमेंट में आ गया लिख देना, ये लिख देना। ठीक है, आ गया, जड़त्व आ गया, ऐसा भी लिख देना। बच्चों मुझे पता तो चले कि इतनी मेहनत कर रहे हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए, कुछ आउटपुट भी तो मिले कि भाई कम से कम तुमने ज्ञान ले लिया। हमारी खुशी सबसे बड़ी वही है भाई, आपने सब कम से कम ज्ञान ले लिया, हमारी खुशी वही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब बच्चे, सर आप क्या बातें कर रहे हो सर? आप बहुत देर से
एक बात बोले जा रहे हो, आप बहुत देर से एक बात बार बार रिपीट करे जा रहे हो, और वो बात है द्रव्यमान। वो बात क्या है बच्चे? द्रव्यमान। सर ये द्रव्यमान क्या होता है? सर ये द्रव्यमान क्या होता है? सर ये द्रव्यमान, अब द्रव्यमान या द्रव्यमान, अब आज आपको मैं द्रव्यमान के बारे में बताता हूं। द्रव्यमान, 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 मान का मतलब जानते हो वैल्यू, मान का मतलब जानते हो वैल्यू, कुछ आंकिक मान, कुछ उसके न्यूमेरिक वैल्यू, और द्रव्य, द्रव्य अर्थात पदार्थ। ठीक है, तो बच्चे देखो द्रव्यमान जो है ना, अब अगला जो टॉपिक है ना वो है द्रव्यमान। बच्चे मैं लिख भी रहा हूं डिटेल में। जो द्रव्यमान है ना, दो शब्दों से मिलकर बना है। क्या? एक तो द्रव्य और एक तो मान। ठीक है, तो द्रव्यमान का अगर मैं टुकड़े कर दूं, अगर मैं द्रव्यमान के टुकड़े कर दूं ना बेटा, तो दो शब्द अलग अलग मिलते हैं। पहला मिलता है द्रव्य, ठीक है, पहला मिलता है द्रव्य, और दूसरा शब्द मिलता है बच्चे मान। तो द्रव्यमान जो है दो शब्दों में मिलकर बना हुआ, एक मिल रहा है मुझे द्रव्य और एक मिल रहा है मुझे मान। ठीक है, एक मुझे क्या मिल रहा है बच्चे? द्रव्य, और एक क्या मिल रहा है बच्चे? मुझे मान। तो ये रहा द्रव्यमान का संधि विच्छेद। द्रव्यमान का संधि विच्छेद कर दिया। सर ये क्या बात कर रहे हो सर? द्रव्यमान के बारे में हमें और बातें बताओ। अब मैं आपको बताता हूं, अब मैं आपको बताता हूं। मान का मतलब आपको पता है, मान का मतलब होता है बच्चे वैल्यू। क्या होता है? वैल्यू। और द्रव्य का मतलब यहां पर है पदार्थ। ठीक है, द्रव्य का मतलब क्या है बच्चे? पदार्थ। तो किसी वस्तु को बनाने में जितना द्रव्य का पदार्थ लगा है ना, उसे बोला जाता है द्रव्यमान। बड़ा साधारण सा था। किसी वस्तु को बनाने में कुछ मटेरियल लगा होगा, कुछ वस्तुएं लगी होंगी, कुछ मटेरियल लगा होगा, कुछ वस्तुएं लगी होंगी, जितनी वस्तु का पदार्थ उसमें लगा है वो क्या कहलाता है बच्चे? द्रव्यमान। अर्थात मुझ में जितना पदार्थ निहित है, मुझ में जितना पदार्थ निहित है वो मेरा क्या कहलाएगा बच्चे? द्रव्यमान। भाई ये देखो आपको पेन दिख रहा, ये देखो आपको पॉइंटर दिख रहा, ये पॉइंटर का भी द्रव्यमान होगा, इस पॉइंटर का भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। इस वस्तु को बनाने के लिए, इस वस्तु को बनाने के लिए कुछ ना कुछ मटेरियल लगा होगा। जो मटेरियल ये कंसिस्ट करता है ना, जो मटेरियल इसके अंदर है ना, जितना मान इसके अंदर है वो कहलाता है द्रव्यमान। सर ये सारी बातें हम 5th 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, आप तो एडवांस चीजें बताओ। ये सारी बातें आप 5th 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो बेटा, बहुत अच्छी चीजें हैं। द्रव्यमान क्या होता है? किसी भी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को, किसी भी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है? द्रव्यमान। अरे सर क्या हम में द्रव्यमान होता है? हम भी तो बने हैं, हमें भी तो ईश्वर ने बनाया है, हम भी तो बने हैं, इस दुनिया में आए हैं, इस दुनिया में आए हैं, तो क्या हम में भी किसी प्रकार का द्रव्य निहित है? हम में भी किसी प्रकार का द्रव्य निहित है। तो हाँ, हम में भी अपना द्रव्य निहित है, जिससे हम साधारण शब्दों में कहते हैं वजन। हम साधारण शब्दों में क्या कहते हैं बच्चे? वजन। तो द्रव्यमान और वजन थोड़ा अंतर है। मैं क्या कह रहा हूं, द्रव्यमान और वजन में थोड़ा सा अंतर है। W=mg, और m होता है हमारा द्रव्यमान। वक्त आने पर सारी बातें आपको बताई जाएंगी। द्रव्यमान और वजन में एक छोटा सा अंतर होता है गुरुत्वीय त्वरण के आधार पर, वो वक्त आने पर आपको बताया जाएगा। तो द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान किसी भी वस्तु में पदार्थ की निहित मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। किसी भी सब्सटेंस को बनाया, किसी भी सब्सटेंस को बनाने के लिए जो टोटल मास, जो लगा टोटल मास, उसे क्या कहते हैं? द्रव्यमान। अब अच्छा मान लो आपको दुकान पे जाना है, आपने बोला भाई 5 द्रव्यमान का चावल दे दो, वो कहेगा कृपया आप अपना रास्ता नापें। आप बोलोगे 10 द्रव्यमान की दाल दे दो, वो कहेगा कृपया आप अपना रास्ता नापें। आप कहोगे, वो कहेगा कि 5 द्रव्यमान के आलू दे दो, तो वो कहेगा क्या आप आलू से सोना बनाने वाले हो? नहीं। तो भाई द्रव्यमान को आप नापते हो। द्रव्यमान क्या है बच्चे? एक नापने वाली वस्तु है, और हर एक वस्तु जिसका नापतोल किया जा सकता है, हर एक वस्तु जिसका नापतोल किया जा सकता है, वो कहलाती है भौतिक वस्तु। क्या कहलाती है बच्चे? भौतिक वस्तु। भौतिक वस्तु अर्थात भौतिक वस्तु, या फिर दूसरे अच्छे शब्दों में बोलें तो इसे बोलते हैं भौतिकी मात्रा। भौतिक मात्रा। तो द्रव्यमान क्या है बच्चे? एक भौतिक मात्रा है। अब ये भौतिक मात्रा कौन सी चिड़िया का नाम है सर? हर वो चीज जिसे आप नाप सकते हो, हर वो चीज जिसे आप नाप सकते हो भौतिक मात्रा कहलाती है। द्रव्यमान एक भौतिक मात्रा है। सर आपने बोला कि आलू, चावल, दाल, धनिया, टमाटर, ये सारी की सारी वस्तुओं के अंदर द्रव्यमान होता है। तो हम उस द्रव्यमान को नापेंगे कैसे? क्या हम उस द्रव्यमान को लीटर में नापेंगे? क्या हम उस द्रव्यमान को मीटर में नापेंगे? क्या हम उस द्रव्यमान को सेकंड में नापेंगे? क्या हम उस द्रव्यमान को एम्पियर में नापेंगे? तो सर उस द्रव्यमान को नापा कैसे जाएगा? तो बच्चे द्रव्यमान को नापने का एसआई पद्धति में, ये एसआई पद्धति होती है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट होता है बच्चे, उन्होंने एक एसआई पद्धति बनाई। तो एसआई पद्धति में जो द्रव्यमान का मात्रक होता है, वो मात्रक होता है बच्चे किलोग्राम। अब सर बचपन से सुनते आ रहे हो आप किलोग्राम क्या होता है, बचपन से सुनते आ रहे हो किलोग्राम क्या होता है। तो बच्चे द्रव्यमान एक प्रकार की भौतिक मात्रा है, जैसे आप नाप सकते हो बड़े साधारण से तरीके से। भाई वेइंग मशीन पे खड़े हो जाओ,
आप वजन करने के लिए वेइंग मशीन पर खड़े हो जाओ, वेइंग वजन तौलने की मशीन होती है ना, उस पर खड़े हो जाओ, अपना द्रव्यमान नाप लोगे, बड़ा साधारण सा है। तो द्रव्यमान एक प्रकार की भौतिक अवस्था, द्रव्यमान एक प्रकार की भौतिक वस्तु है, भौतिक मात्रा है, जो कि कुल पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करती है। आपको बनाने में कितना मटेरियल लगा, इस पेन को बनाने में कितना मटेरियल, पानी को बनाने में कितना मटेरियल लगा, वो कहलाता है उसका द्रव्यमान। अब भाई किसी वस्तु को बनाने में ज्यादा मटेरियल लगेगा और वो उसका आकार भी ये जरूरी नहीं, द्रव्यमान और आकार जरूरी नहीं कि एक ही जैसे हो, ठोस और गैस में बहुत परिवर्तन आ जाता है। आप जब वक्त आएगा तो मैं आपको सारी बातें बताऊंगा, बस इतना याद रखो किसी वस्तु को बनाने में जो पदार्थ की निहित मात्रा होती है, उस निहित मात्रा को द्रव्यमान कहा जाता है। द्रव्यमान का जो मात्रक होता है बच्चे, वो होता है केजी। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है बच्चे, केजी। द्रव्यमान और भार अलग अलग चीजें, द्रव्यमान और भार अलग अलग चीजें, लेकिन अभी आप कुछ दिनों के लिए बराबर बराबर मान लो। वैसे W = mg का फॉर्मूला वक्त आने पर आपको लगाएंगे। अगर कोई और देख रहा होगा वो कहेगा सर गलत पढ़ा रहा है, गलत नहीं। आप, मैं क्या कह रहा हूं, द्रव्यमान और भार मैं आपको सिर्फ साधारण शब्दों में बताने के लिए कह रहा हूं, मैं आपको सिर्फ साधारण शब्दों में बताने के लिए कह रहा हूं कि द्रव्यमान और वजन अभी एक मान लो, ठीक है। वक्त आएगा मैं आपको द्रव्यमान और भार, द्रव्यमान और वजन में अंतर भी बताऊंगा। अब अच्छे समझते हैं ऐसा ही मात्रक क्या होता है, केजी। क्या इसके अलावा और भी मात्रक होते हैं? बिल्कुल होते हैं। आपने इसके अलावा और मात्रक देखे होंगे, जिसमें से एक मात्रक होता है बड़ा साधारण सा, ग्राम, बड़ा साधारण सा। इसके अलावा और भी मात्रक होते हैं, एएमयू मात्रक होता है, और भी कई पाउंड मात्रक होता है, पाउंड मात्रक होता है, बहुत सारे मात्रक होते हैं। अभी आपको एक मात्रक पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है और वो मात्रक है एसआई मात्रक, ठीक है। एसआई मात्रक जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट मात्रक है। जब अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट थी ना, उसने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से मात्रक को रखा बच्चे, एसआई मात्रक को रखा, ताकि किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो। तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है बच्चे, केजी। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है, केजी। अब भाई होता था ना जब बचपन में अपन छोटे छोटे बच्चे थे, लड़ लेते थे, लौंडे बुला लो लड़ाई हो गई, तो अपन तो छोटे छोटे बच्चों की गैंग लेके चले जाते थे। अपने किसी दोस्त ने कह दिया कि चलो रे लड़ाई हो गई, लड़ेंगे अपन, सामने वाली गैंग आ रही है, भीड़ आ रही है, बंदे आ रहे हैं, अपन को लड़ना है वहां पर जाकर, तो अपन भी पहुंच जाते थे। अपन तो शुरू से शरीफ थे, तो पहुंच गए। जैसे ही अपन सामने से देखा, अपन थे इतने पिद्दू पिद्दू से, इतने पिद्दू पिद्दू से थे भाई, KG1 KG2 के शरारती थे। KG1 के जैसे ही पहुंचते थे वॉरफील्ड, युद्ध के क्षेत्र में जैसे ही पहुंचे ना, युद्ध के क्षेत्र में पहुंचे तो देखा सामने से यार बड़े बड़े बॉडी बिल्डर आ रहे थे, बड़े बड़े बॉडी बिल्डर आ रहे थे। तो अपन ने तुरंत रास्ता बदला और साइकिल उठाई और घर आ जाते थे। क्यों क्यों भाई, क्योंकि जड़त्व किसका ज्यादा होगा, उसका ज्यादा होगा। अगर मैंने उसको एक मारा, वो बड़े से बॉडी बिल्डर को, जब मैं पिद्दू पिद्दू सा था, अगर मैंने उसको एक मारा तो वो हिलेगा भी नहीं। कारण क्या, उसके पास द्रव्यमान ज्यादा है। द्रव्यमान ज्यादा है तो वो जड़त्व ज्यादा रखता है, जड़त्व ज्यादा रखता है। वैसे द्रव्यमान को पढ़ाने का तात्पर्य इतना है कि आपको जड़त्व के बारे में चीजें समझ आ जाए, जड़त्व के बारे में आप सब कुछ समझ जाओ। तो बच्चे द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो होता है केजी। सर द्रव्यमान बताते में क्या हम दिशा बताते हैं? जब आप द्रव्यमान बताते हो तो क्या आप उसमें दिशा बताते हो? नहीं। आप बताते हो, वजन कराने जाते हो। जैसे भाई जब मैं छोटा बच्चा था तो मुझको लटका देते थे रस्सियों पर, झूले के साथ लटका देते थे रस्सी पर, झूले के साथ, और मैं सोचता था झूला झुला रहा है, देखता था वजन तोल रहा है। जब वजन तोलते हैं तो क्या बोलते हैं, भाई तेरा वजन 80 किलो है लेफ्ट में, तेरा वजन 100 किलो है राइट में, तेरा वजन 100 किलो है ऊपर, तेरा वजन 30 किलो है नीचे, तेरा वजन 22 किलो है लेफ्ट में, तेरा वजन राइट में। कुछ नहीं बोलते भाई। द्रव्यमान मतलब द्रव्यमान, उसको बताने के लिए किसी प्रकार की दिशा की आवश्यकता नहीं है। और यदि दिशा की आवश्यकता नहीं है, यदि दिशा की आवश्यकता नहीं है द्रव्यमान को बताने के लिए, तो ये कौन सी राशि हो गई, स्केलार क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी हो गई बच्चे, स्केलार क्वांटिटी। और स्केलार क्वांटिटी अर्थात अदिश राशि। कौन सी राशि हो गई बच्चे, अदिश राशि। कौन सी राशि हो गई बच्चे, अदिश राशि। तो भाई आपको इतना याद रखना है कि द्रव्यमान, किसी भी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान का मात्रक एसआई पद्धति में केजी होता है, और केजी ही हमें याद रखना है, केजी ही हमें याद रखना है, केजी ही हमें याद रखना है। बल का मात्रक हम अभी कुछ दिनों में पढ़ेंगे, बल का मात्रक केजी मीटर बटा सेकंड स्क्वायर होगा, हम वक्त आने पर पढ़ेंगे। उसके बाद ये एक अदिश राशि जो कि दिशाओं पर निर्भर नहीं करती। इसके अलावा बहुत सी चीजें हो सकती हैं, द्रव्यमान कैसे बढ़ता है, कैसे बदलता है, कैसे बनता है, कैसे, अब बच्चे बहुत सी बातें हो सकती हैं जो आपको वक्त आने पर वक्त के साथ साथ बताई जाएंगी। बस आप कंसिस्टेंसी से बने रहिए, आपको एक एक बात बताई जाएगी सबूतों के साथ। अब बच्चे आगे बढ़ते हैं। अपन आज के पहले, अगर आपको द्रव्यमान समझ आ गया, अगर आपको द्रव्यमान की एक एक बात क्लियर है, अगर आपको मास, द्रव्यमान को अंग्रेजी में कहा जाता है मास, क्या कहा जाता है बच्चे, मास। अगर आपको मास से रिलेटेड, द्रव्यमान से रिलेटेड एक एक बात क्लियर है, अगर आपको इसमें कोई डाउट नहीं है, अगर आपको सारी चीजें बड़े याद तरीके से क्लियर हैं, तो लिख देना। आपको पता है मैं चेक करता हूं, मुझे काफी बच्चों ने बोला हुआ कि हमारा नाम भी बोलना, लेकिन किन्हीं वजहों से मैं नाम बोल नहीं सकता बेटा, मजबूर होते हैं हम।
हम मजबूर होते हैं, हम नाम नहीं बोल सकते, इतने सारे लोग होते हैं, एक का बोलेंगे दूसरा बुरा मानेगा। तो आप सभी का नाम ले रहा हूं, जिसने रिप्लाई दिया हुआ है, जिसने बोला है कि हाँ सर आया, आप सभी मेरी शान हो, मेरी जान हो, आप सभी मेरी एनर्जी हो, आप सभी मेरी ऊर्जा हो, और ये ऊर्जा आप लोगों की बातों से ही आती है। तो इस ऊर्जा को बनाए रखने के लिए आप सभी लिख बताते रहा करो, हाँ सर चमका, हाँ सर चमका। मेरे सब प्यारे बच्चों को जब समझ आता तो कहते थे हाँ सर चमका, चमका मतलब आ गया, मतलब उनको सारी बातें समझ आ गई। तो इस बात का ध्यान रखना, इस बात का ध्यान रखना, आपको आ जाएगा तो बताती करो। चलो इसके साथ बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक क्या है? संवेग। बच्चे देखो, संवेग ये आप पहली बार पढ़ रहे हो। संवेग अगर आप लाइव क्लास में होते तो मैं आपकी चैट्स बंद कर देता इस दौरान, लेकिन अभी आप लोग तो रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हो, तो चैट बनने का कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि आप तो ध्यान से देख रहे हो, जब भी तो आप यहां आए हो। सॉरी बच्चों, पानी पीने लगा था मैं। अब संवेग क्या होता है? पहली बात, संवेग को अंग्रेजी में कहा जाता है मोमेंटम। संवेग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चे? मोमेंटम। संवेग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चे? मोमेंटम। संवेग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चे? मोमेंटम। बेटा 3-4 बार बोल के कोशिश करना, 3-4 बार बोल के कोशिश करना। अब बच्चे मैं आपको इसकी कहानी बताता हूं। एक बड़े फेमस वैज्ञानिक है, एक बहुत ही फेमस वैज्ञानिक है, जिनका नाम है न्यूटन साहब। न्यूटन साहब ने संवेग के बारे में बातें बताई थी। मैं आपको इसकी परिभाषा बताऊं तो बड़ी आसान सी, आप कहोगे सर बड़े मजे से समझ आ गया। अब मैं आपको संवेग की गहराई बताता हूं। अब बच्चे विराम का तात्पर्य क्या हुआ? उसमें कोई गति नहीं है। विराम का तात्पर्य क्या हुआ? उसमें कोई गति नहीं है। विराम का तात्पर्य क्या हुआ? उसमें कोई गति नहीं है, अर्थात उसमें संवेग भी नहीं है। अर्थात उसमें संवेग भी नहीं है। विराम का तात्पर्य क्या हुआ? किसी वस्तु में कोई गति नहीं है, आराम कर रही है, उसमें संवेग भी नहीं है, बस उसमें द्रव्यमान है, वो पड़ी हुई है एक जगह, तो हमेशा पड़ी रहेगी, अर्थात उसमें वेग भी नहीं है। लेकिन यदि कोई वस्तु गतिशील है, यदि कोई वस्तु चल रही है, तो उसके पास संवेग है। तो संवेग पहला शब्द न्यूटन साहब जो थे, न्यूटन साहब ने बता गए थे कि संवेग जो पहला है, किसका गुण है बच्चे? किनका गुण है बच्चे? ये गुण है बच्चे गतिशील वस्तुओं में। किसका गुण है बच्चे? ये गुण है बच्चे गतिशील वस्तुओं का गुण। किसका गुण है बच्चे? गतिशील वस्तुओं का गुण। अगर कोई वस्तु गतिशील है तो उसके पास संवेग है, यदि कोई वस्तु गतिशील नहीं है तो उसके पास संवेग भी नहीं है। याद रखना आपको। तो संवेग क्या है बच्चे? संवेग गतिशील वस्तुओं का गुण है। आपको यदि संवेग के बारे में सीखना है तो एक बात आपको याद होना चाहिए, मोमेंटम संवेग जो है तभी आप पढ़ पाओगे जब आपको गतिशील वस्तुओं के बारे में पता होगा। यदि आपको गतिशील वस्तुओं के बारे में नहीं पता तो संवेग के बारे में सपने देखना छोड़ दो। गतिशील वस्तुएं ऐसी होती हैं जो निरंतर अपनी अवस्था परिवर्तन कर रही होती है, जिसके बारे में मैंने पुराने लेक्चर्स में पढ़ाया हुआ है। ये उन बच्चों को बात चुभ रही होगी जिन्होंने मेरे पुराने लेक्चर नहीं देखे, उन बच्चों को बड़ा दुख हो रहा होगा, सर क्या बोल रहे हो? सच है बेटा, अगर ये बात मेरी बुरी लगी है तो बिल्कुल इस बुराई को दूर करो और पुराने लेक्चर्स को देख कर आओ और सारे डाउट क्लियर करो। अब एक भी डाउट रहना नहीं चाहिए, सारे डाउट क्लियर करो। अगर आपको मेरी बात बुरी लगी है, पुराने बैकलॉग क्लियर करो, जरूरी है, आपका ही फायदा है बच्चे। अब बच्चे देखो संवेग क्या होता है। तो न्यूटन साहब जो थे ना, न्यूटन साहब ने दुनिया में बहुत सारी डिस्कवरी करी है। न्यूटन साहब का सम्मान है सर आइजैक न्यूटन, उनको सर बोला जाता है, कभी भी न्यूटन साहब का अकेला नाम नहीं लिया जाता, सर आइजैक न्यूटन। अब न्यूटन साहब ने क्या कहा? सर आइजैक न्यूटन साहब ने क्या कहा? अब भाई वो बहुत सारी वस्तुओं की स्टडी कर रहे थे। उन्होंने अपनी जो बुक लिखी प्रिंसिपिया, उसी में हम बहुत सारी बातें लिखी थी। वो बहुत सारी गतिशील वस्तुओं की स्टडी कर रहे थे। अब गतिशील वस्तुओं की स्टडी करते रहने के दौरान उन्हें ये परेशानी हो रही थी कि किस वस्तु में कितनी गति है। गति का मतलब मैं स्पीड नहीं कह रहा हूं, किस वस्तु में कितनी गति निहित है, किस वस्तु में कितनी गति निहित है। तो उस वस्तु की गति, उस वस्तु के मोशन के मेजर को करना, उस वस्तु की गति के मापन करने के लिए उन्होंने एक नई टर्म बनाई, जिस नई टर्म का नाम क्या रखा बच्चे? संवेग। जिस नई टर्म का नाम क्या रखा बच्चे? मोमेंटम। ठीक है, अपन उदाहरण से समझेंगे सारी बातें, अपन उदाहरण से समझेंगे बच्चे सारी बातें। अगर आप उदाहरण से समझ जाओगे जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। पहली बात, संवेग जो होता है ना, दो वस्तुओं पर निर्भर करता है। संवेग किस पर निर्भर करता है बच्चे? दो वस्तुओं पर निर्भर करता है। तो संवेग सबसे पहले निर्भर करता है बच्चे, पहला एक वस्तु पर और दूसरा दूसरी वस्तु। यहां पर भौतिक मात्राएं, वस्तु का तात्पर्य मेरा भौतिक मात्राओं से कि कौन कौन सी भौतिक मात्राओं पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले संवेग निर्भर करता है बच्चे वेग पर। किस पर निर्भर करता है बच्चे? वेग पर। किस पर निर्भर करता है बच्चे? वेग पर। और वेग, यदि किसी वस्तु में वेग होगा तभी संवेग होगा। यदि किसी वस्तु में वेग होगा तो तभी संवेग होगा। और इस दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसके पास द्रव्यमान ना हो। तो संवेग पहला तो वेग पर निर्भर करता है और दूसरा किस पर निर्भर करता है बच्चे? द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है बच्चे? द्रव्यमान पर। अब बेसिकली संवेग है क्या सर?
बेसिकली संवेग है क्या? आप सबसे पहले ये बताओ कि संवेग ये चीज है, उसके बाद आप सारी बातें बताना। अब मैं आपको एक शब्द में संवेग बताऊं। किसी भी वस्तु में निहित, निहित मतलब आप जानते हो, निहित मतलब उसमें मिली हुई निहित गति की मात्रा, ठीक है? निहित गति की मात्रा क्या कहलाती है बच्चे? संवेग। निहित गति की मात्रा क्या कहलाती है बच्चे? संवेग। अब आप मानो, अब आप दो उदाहरण मान लो। पहले उदाहरण नंबर 1 समझते हैं अपन, फिर उदाहरण नंबर 2 समझेंगे, उसके बाद सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। अब मान लो आपके सामने से एक साइकिल चली आ रही है। आपके सामने से एक साइकिल चली आ रही है। बेटा ये साइड में कर रहा हूं, उसके बाद रफ कर दूंगा। आपके सामने से एक साइकिल चली आ रही है। साइकिल की गति है, पहली बार में साइकिल की गति है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी गति है बच्चे? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है यार, 10 किलोमीटर प्रति घंटा कोई बहुत ज्यादा नहीं है। अब आप साइकिल की गति को अपने मन में रख लो। अब एक और साइकिल आ रही है, जिस साइकिल को मैं नंबर 2 नाम दे रहा हूं, और उस साइकिल की जो गति है वो गति है 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप मुझे बताइए किसके पास गति ज्यादा है? किसके पास गति ज्यादा है? तो आप बोलोगे सर 2 नंबर की साइकिल है, 2 नंबर की साइकिल के पास गति ज्यादा होगी। 2 नंबर की साइकिल है, इस 2 नंबर की साइकिल पर क्या ज्यादा होगी बच्चे? गति ज्यादा होगी। बिल्कुल सर, सही तो बोल रहे हो सर। अर्थात गति ज्यादा होगी मतलब संवेग भी ज्यादा होगा। अर्थात गति ज्यादा होगी मतलब क्या ज्यादा होगा बच्चे? संवेग भी ज्यादा होगा। गति ज्यादा होगी, गति मतलब क्या ज्यादा होगा बच्चे? संवेग भी ज्यादा होगा। तो अर्थात संवेग पहला, जितना अधिक वस्तु का वेग होगा, जितनी तेजी से वो चल रही होगी, उतना ज्यादा उसमें क्या होगा बच्चे? संवेग होगा। बढ़िया, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। आपको सारी चीजें क्लियर हुई होगी। मैंने यहां पर सबूत लिखा हुआ है कि यदि किसी वस्तु का वेग ज्यादा है, यदि किसी वस्तु का वेग ज्यादा है ना बेटा, तो उसका संवेग भी ज्यादा होगा। ठीक है, बढ़िया। आप चाहो तो कहीं खड़े होकर देखना, अगर कोई साइकिल स्लो जा रही है ना, तो उसमें गति की मात्रा कम होगी, और गति की मात्रा कम होगी तो वही तो संवेग है। यदि कोई गाड़ी तेज चल रही है, उसमें निहित गति की मात्रा ज्यादा होगी, वही तो कहलाती है संवेग। अब बच्चे दूसरी बात, मैं यार ड्राइंग करके देखता हूं, आज कोशिश करता हूं। एक साइकिल है, अच्छी साइकिल तो बनेगी नहीं। ये साइकिल है भाई, ये रही साइकिल, और ये रहा उसका हैंडल। ये अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है भाई? बता देना। इस साइकिल पर अपन सीट भी बना दें। लो भाई, चौकोर सी सीट बना दी अपन ने। ये चौकोर सी सीट वाली साइकिल है। सर इस साइकिल में पेडल भी बना दो। पेडल कहाँ बनाऊंगे यार, जगह ही नहीं है। ये लो चेन बना दी साइकिल की, और ये लो पैडल बना दिया। उस तरफ से भी होगा पैडल, ठीक है, उस तरफ से भी। इतनी ड्राइंग मत करवाओ भाई, वैसी मेरी चित्रकारी में ज्यादा अधिकारी नहीं है। अब एक साइकिल है भाई, जो इस दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। कितनी स्पीड से? 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। अब दूसरा मान लेते हैं, हमारे पास एक ट्रक है। ये लो भाई, एक लॉरी चली आ रही है। लॉरी आप जानते होगे, लॉरी ट्रक की बहन होती है लॉरी। ठीक, तो ये रहा एक ट्रक। भाई बनाने दो पहले पूरा, उसके बाद बताता हूं मैं ट्रक। मेरी ड्राइंग बड़ी अच्छी है। ये बना दिया मैंने ट्रक। ठीक, तो जैसे ही मैंने ट्रक बनाया ना बेटा, ट्रक के टायर कहाँ है सर? ट्रक के टायर भी हवा में उड़ता हुआ ट्रक बना दिया। ये बना दिया मैंने 8 टायर वाला ट्रक। 8 टायर वाला ट्रक, 8 टायर वाला। 2 टायर उस तरफ भी होंगे। आप बोलो 4 हैं, 4 नहीं सर, खिड़की तो बना दो ट्रक में। ये लो खिड़की भी बना दी। ये सामान रखा हुआ सर, दरवाजा, ये लो दरवाजा भी बना दिया। ये बना दिया मैंने ट्रक। और ये ट्रक भैया जो लॉरी भैया है ना, ये लॉरी भैया भी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहां बढ़ रहे हैं। अब आप बताओ किसके सामने आने की हिम्मत आप करोगे? सर यहां भी 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और यहां भी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, किसके सामने आने की हिम्मत आप करोगे? तो आपका जवाब तुरंत आएगा कि आप साइकिल के सामने आ जाओगे, ट्रक के सामने नहीं आओगे। ट्रक तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, फिर भी उसके सामने आने की हिम्मत नहीं करोगे। कारण क्या है? क्योंकि इसका द्रव्यमान ज्यादा है, और द्रव्यमान ज्यादा है तो इसकी गति, मतलब इसमें निहित गति, इसमें टोटल मोशन जो है ना, वो टोटल मोशन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू साइकिल। कारण क्या है? द्रव्यमान। ट्रक का द्रव्यमान क्या होता है बच्चे? ज्यादा होता है, तो उसका संवेग भी क्या हो जाएगा? ज्यादा। मैंने आपसे 2 बातें कही थी कि संवेग 2 बातों पर निर्भर करता है। पहला वेग पर निर्भर करता है, दूसरा द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किसी वस्तु का वेग जितना ज्यादा, उतना ज्यादा संवेग। किसी वस्तु का द्रव्यमान जितना ज्यादा, उतना ज्यादा। बढ़िया, बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग। मन में आपने बोला होगा सर, मन में बोला होगा कि सर किसी वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा, उतना ज्यादा उसका संवेग। अब बच्चे देखो ध्यान से, अब सर द्रव्यमान जो संवेग होता है, एक वेग पर निर्भर करता है और दूसरा द्रव्यमान पर। सर अब हमें संवेग की परिभाषा बताओ।
सर अब हमें संवेग की परिभाषा बताओ। बेटा बड़ी अच्छी परिभाषा, बेटा बड़ी अच्छी परिभाषा। अब देखो चुटकियों में याद हो जाएगी। पहली बात तो संवेग को प्रदर्शित किया जाता है पी से। किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चे? पी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चे? पी से। ये दो वस्तुओं पर निर्भर करता है। पहला किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर। द्रव्यमान मतलब मास, मास मतलब एम। और दूसरा किस पर निर्भर करता है बच्चे? वेग पर। तो बच्चे द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। सर ये साधारण सा फॉर्मूला और साधारण सी परिभाषा पहले क्यों नहीं बताई? अरे बेटा पहले बताना ही होती तो आप अभी तक तो पूरा चैप्टर खत्म करा देता जितनी देर में संवेग बताया। ठीक है, तो बच्चे अगर परिभाषा पूछी जाए संवेग की तो आपको इतनी कहानी नहीं लिखना, बड़ी साधारण सी बात लिखना है कि भाई द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। क्या बोला बच्चे? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है? संवेग। अब बच्चे संवेग दो बातों पर निर्भर करता है, वेग और द्रव्यमान पर। तो वेग एक सदिश राशि है। वेग कैसी राशि है? सदिश राशि है। और वेग अगर सदिश राशि है तो संवेग भी कैसा हो जाएगा? वेग पर कौन निर्भर कर रहा है? संवेग। तो ये भी कैसी राशि हो जाएगा बच्चे? सदिश राशि। कैसी राशि हो जाएगा बच्चे? सदिश राशि। तो संवेग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बच्चा याद रखेंगे। सर इसकी यूनिट बताओ, सर इसके मात्रक बताओ। बेटा मात्रक याद रखना, देखो मात्रक याद रखना। अब बच्चे इसकी यूनिट हिंदी में कहते हैं इससे मात्रक, तो हम इसके मात्रक निकालते हैं। ठीक है, अब बेटा देखो मात्रक में आपको आज निकाल के दिखाता हूं। अब बड़ा सिंपल सा है बच्चे, मात्रक पी का निकालना है। संवेग को पी से प्रदर्शित किया जाता है। न्यूटन साहब ने, जो सब न्यूटन थे, न्यूटन साहब ने कहा कि संवेग को हम पी से निर्देशित करेंगे। जे से इंपल्स को करेंगे, ए से एक्सेलरेशन को करेंगे, वी से वेलोसिटी को कहेंगे। उन्होंने संवेग का नाम पी रखा और पी से मोमेंटम को, संवेग को। आप सोच रहे हो मोमेंटम को एम से, भाई फिर मास से किसको करोगे? मास को आप कैपिटल एम से भी कर सकते हो, छोटे एम से भी प्रदर्शित कर सकते हो। तो मोमेंटम, मोमेंटम का मतलब क्या हो गया बच्चे? पी। ठीक है, पी से किससे रिप्रेजेंट करते हैं? संवेग को। तो बच्चे देखो पी का जो मात्रक है, क्या निकालना है हमें? पी का मात्रक। तो पी का मात्रक निकालने के लिए देखो बेटा थोड़ी सी बातें लंबी जाएंगी, तो बातें जब लंबी जाएंगी तो यहां की लाइन हटा दो। पी का मात्रक आपको निकालने के लिए किस किस का मात्रक चाहिए? एम का मात्रक। एम क्या है बच्चे? द्रव्यमान का मात्रक। ठीक है, एम का मात्रक चाहिए बच्चे। अगर आपको पी का मात्रक निकालना है तो पहले चाहिए आपको एम का मात्रक गुणा वी का मात्रक। वी क्या है बच्चे? वेग। तो वी मतलब क्या हो गया बच्चे? वेग का मात्रक। तो यदि आपको संवेग निकालना है, यदि आपको संवेग निकालना है तो आपको इन दोनों के मात्रक पता होना चाहिए। अरे सर ये तो आप सारी बातें बता चुके हो, ज्यादा दूर मत जाओ, ज्यादा दूर मत जाओ। संवेग का मात्रक हमें निकालना है ना, एम का मात्रक निकालना है। ये लो एम का मात्रक लिखा हुआ केजी, लिखा हुआ द्रव्यमान का मात्रक क्या लिखा हुआ बच्चे? केजी। ये लिखा द्रव्यमान का मात्रक केजी गुणा वेग का मात्रक। मेरी हंसी का राज समझ गए होगे। मेरी हंसी का राज ये कि पुरानी क्लासेस तुम्हारी छूटी हुई हैं। पुरानी क्लासेस अगर छूटी हुई है ना तो दिक्कत होगी। तो बच्चे केजी, वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है बच्चे? मीटर प्रति सेकंड। तो यही आपके संवेग का मात्रक है। संवेग का मात्रक क्या हो गया बच्चे? केजी मीटर बटा प्रति सेकंड। देखो बेटा ये सारी बातें याद रखना, ये सारी बातें आपको जिंदगी भर काम आएंगी, जिंदगी भर काम आएंगी, जिंदगी भर काम आएंगी बेटा। देखो बेटा यहां पर आपको एक एक वो कोशिश की जा रही है जिससे आपको चीजें आ जाएं। ठीक है बच्चे, एक एक वो कोशिश की जा रही है जिससे आपको सारी बातें क्लियर हो जाएं। और अगर आपको सारी बातें क्लियर हो गई ना बेटा तो याद रखना, याद रखना, याद रखना, आपको सब कुछ ईजी लगने लगेगा बेटा। ठीक है, एक मैं डब्बे को हटा दूं भाई, डब्बे तुझे हटना है। डब्बे 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 का जड़त्व ज्यादा है, डब्बे का जड़त्व ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं, वो नहीं हट रहा तो भाई कोई दिक्कत नहीं, मैं रफ करके दे दूंगा। अब बच्चे आगे पहली बात संवेग के बारे में। संवेग क्या होता है? संवेग जो होता है द्रव्यमान गुणा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। किसी भी वस्तु में निहित गति की अवस्था को, किसी भी वस्तु में निहित गति की मात्रा को क्या कहा जाता है? संवेग। अगर और साधारण शब्दों में बोले ना तो किसी भी वस्तु में निहित गति की माप को संवेग बोलते हैं। और आपकी बुक में ये परिभाषा दी होगी कि किसी भी वस्तु में निहित गति की मात्रा को संवेग कहा जाता है। अब इसके आगे देखो बेटा, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। और आज का आखिरी टॉपिक, आज मैं बहुत लंबी क्लास नहीं लेने वाला हूं। आज आपको ये वाला लॉ कराकर खत्म करूंगा, अगली क्लास में दूसरा लॉ, उसके अगली क्लास में तीसरा लॉ, और बढ़िया खत्म कहानी। अब बच्चे देखो गति का पहला नियम। तो साहब न्यूटन साहब जो थे, न्यूटन सर जो थे, उन्होंने अपनी एक किताब लिखी जिसका नाम था प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया नाम की किताब में उन्होंने बहुत सारे विज्ञान के नियम लिखे, जिन्होंने बहुत सारे ब्रह्मांड के, इस संसार के बहुत सारी अलग अलग चीजों के बारे में राज लिखे होंगे। उन्हीं राज में से एक नियम, कुछ 3 नियम उन्होंने लिखे होंगे। देखो बच्चे याद रखना, गति के समीकरण अलग है और गति के नियम अलग हैं। गति के समीकरण v = u + 8 s = ut + 1/2t², v² = u² + 2s, वो अलग बात है। ये गति के नियम है, वो समीकरण थे और ये नियम है, याद रखना।
समीकरण और नियम में अंतर है। क्या बोला? समीकरण और नियम में बहुत अंतर है। समीकरण और नियम में बहुत अंतर है। बच्चे 1 सेकंड का समय देना, गला खराब है मेरा, पानी पीने का समय देना। ठीक है, तो गला खराब मुझे नहीं करना है आप भाई, मेरे प्यारे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। तो बात यह है कि गति का पहला नियम हमें पढ़ना है। क्या पढ़ना है हमें? गति का पहला नियम। तो भाई न्यूटन साहब ने, न्यूटन सर ने जो गति का नियम बताया, उस गति के नियम को एक बात मद्देनजर रखते हुए बताया कि ये समस्त ब्रह्मांड के लिए एप्लीकेबल है। ये जरूरी नहीं कि ये पृथ्वी पर लगे, ये जरूरी नहीं कि आपकी कॉलोनी में गति के नियम है, आपके स्कूल में गति के नियम है, आपके एरिया में, आपके गांव में, आपके शहर में, आपके देश में, पूरी दुनिया में गति के नियम वैलिड होंगे। क्या बोला? पूरी दुनिया में गति के नियम वैलिड होंगे। यदि आप गति के नियम पढ़ना चाहते हो, यदि आप गति के नियम जानना चाहते हो, तो ऐसे एक बात तो दिमाग में रख लो, ये लॉ जो है यूनिवर्सल है, और इस लॉ का कहीं ना कहीं उपयोग करा गया, इस लॉ का कहीं ना कहीं उपयोग करा गया चंद्रयान में। कैसे करा गया है याद रखना, अब आप दिमाग लगाना और मुझे कमेंट करके बताना। तो बच्चे देखो ध्यान से, ये बड़ा सारा, इस नियम को मैं 2 भाग में बांट रहा हूं। बच्चे देखो, पहला भाग कहता है कि जब कोई वस्तु विराम अवस्था में है, जो वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी, तो जो वस्तु गतिमान अवस्था में तो गतिमान ही रहेगी। तो मैं पहला भाग यहां से यहां लिख रहा हूं। ये कौन सा भाग हो गया बच्चे? पहला भाग। अब बच्चे देखो, पहला भाग क्या कहता है? पहला भाग कहता है कि यदि कोई वस्तु विराम में है, किस में है बच्चे? विराम में है, तो वो किस में रहेगी बच्चे? विराम में है तो वो किस में रहेगी बच्चे? विराम में रहेगी। किस में रहेगी बच्चे? विराम में। गति का नियम पहला, गति का नियम पहला, गति के नियम की पहली लाइन क्या कहती है? यदि कोई वस्तु विराम में है तो वो सदैव किस में रहेगी? विराम में। तो ये लिखा हुआ, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो सदैव कैसी रहेगी? विराम अवस्था में रहेगी। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो सदैव कैसी रहेगी? विराम अवस्था में रहेगी। या फिर उसके बाद दूसरी स्थिति कहती है कि यदि कोई वस्तु गतिमान है, यदि कोई वस्तु गतिमान है, गतिमान है अर्थात मोशन में है, गतिमान है अर्थात मोशन में है, तो वो सदैव कैसी रहेगी बच्चे? गतिमान रहेगी। सदैव कैसी रहेगी बच्चे? गतिमान रहेगी। बेटा ध्यान से सुनना, सर ये सारी बातें आपको आती हैं बेटा, अगर आपने मेरे लेक्चर्स, दोनों लेक्चर को कंसिस्टेंसी से डेप्थ में देखा है ना, आपको सारी बातें आती हैं, याद रखना। तो यदि कोई वस्तु विराम में तो सदैव विराम में रहेगी। आप उदाहरण देकर बताओ बेटा। मान लो मैं एक निर्जीव वस्तु हूं, मैं एक पेड़ हूं, मैं एक पेड़ हूं, पेड़ मान लेते हैं अपने आप को, या मैं एक पहाड़ हूं, मैं यहां खड़ा हुआ हूं, मैं तो पहाड़ हूं, मैं तो पहाड़ हूं, मैं क्यों चलूं? मैं तो पहाड़ हूं, मैं तो पेड़ हूं, मैं क्यों चलूं? क्योंकि मुझ में जिद है। क्योंकि मुझ में क्या है बच्चे? जिद है। क्या जिद है? कि यदि मैं विराम में हूं तो विराम में रहूंगा, और अगर मैं गति में हूं तो मैं गति में रहूंगा। और वो जिद क्या कहलाती है? और वो जिद क्या कहलाती है? और वो जिद कहलाती है जड़त्व। क्या कहलाती है बच्चे? जड़त्व। क्या कहलाती है बच्चे? जड़त्व। तो यदि आप इस नियम के पहले भाग को देखते हो तो आप जड़त्व के बारे में पहले पढ़कर आए हो कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में तो विराम में रहेगी, यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो वो गतिमान अवस्था में रहेगी, क्योंकि वस्तु के पास क्या है बच्चे? जड़त्व है। वस्तु के पास क्या है बच्चे? जड़त्व है। ये जड़त्व, यही एक जड़त्व बीमारी है, यही एक जड़त्व दिक्कत है, यही एक जड़त्व रेजिस्टेंस है, यही एक जड़त्व प्रतिरोध है। किस चीज का प्रतिरोध? कि वो विराम से गति में नहीं आने देता वस्तु को, और गति से विराम में नहीं आने देता। अब यार मान लो मैं, ये बॉटल है, मेरे पास एक बॉटल है बेटा, मेरे पास ये मान लो मोबाइल है, ये एक निर्जीव वस्तु है। इस वस्तु पर ऐसा कोई विशेष बल लग नहीं रहा है, तो इस वस्तु को मैं यहां टेबल पर रखकर छोड़ दूं, ये अभी ये मेरा हाथ 2 मिनट के लिए टेबल मान लो, तो मैं टेबल पर रखकर छोड़ जाऊं और छोड़ जाऊं उसे, कल आऊंगा, कहां मिलेगा? यहीं मिलेगा। इस रूम में कोई नहीं आता, ताला डाल के रख दिया, आप कोई नहीं आएगा, इसमें किसी प्रकार का गुरुत्वाकर्षण के अलावा कोई बल नहीं है, तो ये कहां मिलेगा? यहीं मिलेगा। परसों आऊंगा, कहां मिलेगा? यहीं मिलेगा। 10 साल बाद आऊंगा, कहां मिलेगा? यहीं मिलेगा। 1,00,000 साल बाद आऊंगा, यहीं मिलेगा। अगली शताब्दी में आऊंगा, यहीं मिलेगा। अगले जन्म में आऊंगा, मुझे यहीं मिलेगा, क्योंकि इस पर किसी प्रकार का कोई बल लग नहीं रहा। अर्थात जब तक बल नहीं तो वस्तु विराम में तो विराम में रहेगी, गतिमान है तो गतिमान रहेगी। यह घटना जड़त्व पर, यह घटना जड़त्व की वजह से। किसकी वजह से? जड़त्व की वजह से। तो गति के नियम के पहले भाग का पहला हिस्सा, गति के नियम के पहले भाग का पहला हिस्सा आपको जड़त्व की परिभाषा देता है। किसकी परिभाषा देता है बच्चे? जड़त्व की परिभाषा देता है। किसकी परिभाषा देता है बच्चे? जड़त्व की। यह कहता है ना कि यदि कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहेगी,
यदि कोई वस्तु गतिमान है तो वह गतिमान रहेगी। क्यों गतिमान है तो गतिमान रहेगी, क्यों विराम में है तो विराम में रहेगी। कारण क्या है, उस वस्तु के पास क्या है, जड़त्व है। उस वस्तु के पास क्या है बच्चे, जड़त्व है। अगर आपको इस नियम का पहला हिस्सा समझ आया, अगर आपको इस नियम का पहला हिस्सा समझ आया, यदि आपको इस नियम के पहले हिस्से में कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। तो यदि कोई वस्तु विराम में तो विराम में कब तक रहेगी सर, यह भी तो बता दो। मैंने कहा जन्मों जन्मों तक रहेगी, जन्मों जन्मों तक रहेगी। सर हम नहीं मानते सर, हमें तो विराम से गति में लाना है। क्या करना है बच्चे, वस्तु को कहां से कहां लाना है बच्चे, विराम से। वस्तु को कहां से कहां लाना है बच्चे, विराम से। वस्तु को कहां से कहां लाना है बच्चे, विराम से गति में लाना है, विराम से गति में लाना है। मान लो ये जमीन पर, ये सतह पर, ये सरफेस पर, यदि सरफेस पर कोई डब्बा रखा हुआ है तो डब्बा हमेशा ऐसा ही रखा रहेगा, हमेशा ऐसा ही रखा रहेगा जब तक उस पर कोई बल ना लगाया जाए। जब तक उस पर क्या ना लगाया जाए बच्चे, बल ना लगाया जाए। जैसे ही बल लगाओगे ना तो ये डब्बा जो है ना विराम से किस में आ जाएगा, गति में। तो भाई देखो, विराम से गति में आने के लिए, विराम से गति में आने के लिए आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लगाते हो, और वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चे, बल। क्या बच्चे, बल। तो यदि आप विराम से गति में लाते हो, या फिर गति से विराम में भी लाते हो, या फिर गति से भी विराम में लाते हो, तो इन दोनों स्थितियों में आप क्या लगाओगे बच्चे, बल लगाओगे। क्या लगाओगे बच्चे, बल लगाओगे। ठीक है। तो बच्चे किसी भी वस्तु को गति से विराम या विराम से गति में लाने के लिए वस्तु पर क्या लगाया जाता है बच्चे, बल। तो ये दूसरी, इस नियम का दूसरा हिस्सा, इस नियम का दूसरा हिस्सा यह कहता है जब तक कि उस वस्तु पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक है। तो यदि कोई वस्तु विराम में है तो सदैव विराम में रहेगी, कोई नहीं बदल सकता, उसकी नियति कोई नहीं बदल सकता, वो वैसी है वैसी रहेगी, कोई नहीं बदल सकता। आप जहां खड़े हो, आपको पीछे से कोई दोस्त आके धक्का लगा दे तो आप आ जाओगे गति में। तो बच्चे विराम से गति में लाने के लिए या फिर गति से विराम में लाने के लिए आपको बल लगाना पड़ता है। बिना बल के कोई काम नहीं होता, बिना बल के कोई काम नहीं होता। अगर आप सोचो कि ये जादुई चीजें हो जाए, नहीं। अगर आप अंतरिक्ष में हो, अगर आप यूनिवर्स में हो, आपने बहुत सारी मूवी देखी होंगी, अंतरिक्ष में कोई, अंतरिक्ष है, अनंत है, अनंत है, ब्रह्मांड अनंत है, अंतरिक्ष है, अनंत है। यदि आप अंतरिक्ष में किसी वस्तु को फेंकते हो ना तो वो गति में, वो चली जाएगी, वो चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी। आपको एक बात बताऊं, चंद्रमा पर सबसे पहले उतरने वाले नील आर्मस्ट्रांग के पैरों के जो निशान है ना, जूतों के जो निशान है ना, आज भी वहां है। कारण क्या है, कारण क्या है जूतों के निशान वहां होने का, क्योंकि वहां पर किसी प्रकार का बाह्य बल नहीं है। जब बाह्य बल नहीं है ना तो वो अपनी अवस्था परिवर्तन नहीं कर पा रही है। वहां की धूल मिट्टी जब अवस्था परिवर्तन नहीं कर पा रही है, अर्थात वहां पर जड़त्व कहीं ना कहीं उसमें मदद आपकी कर रहा है। तो बच्चे देखो, गति के नियम को दो भाग में डिवाइड करते हैं। कितने भाग में डिवाइड, पहला भाग कहता है कि यदि कोई वस्तु विराम में तो विराम में रहेगी, गति में तो गति में रहेगी। यह भाग क्या बताता है, जड़त्व। अब ये जब जड़त्व बताता है ना, इसी वजह से गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी बोला जाता है। कौन सा नियम बोला जाता है बच्चे, जड़त्व का नियम। कौन सा नियम बोला जाता है बच्चे, जड़त्व का नियम। मैं उम्मीद करता हूं, मैं आशा करता हूं कि आपको यह नियम समझ आया होगा। अब बच्चे देखो एक एक बात, अब बल क्या है, बल क्या है, यहां से आपको बल की परिभाषा मिलती है। बल वो बाह्य वस्तु है। देखो बेटा, बल जो एक बाह्य वस्तु है जो वस्तु के विराम से गति में ला सकती है। जो बल को देखो परिभाषा मिलती है आपको इधर से, क्या जब तक बल नहीं लगाओगे तब तक विराम में है तो विराम में रहेगा, जब तक बल नहीं लगाओगे तो जब गतिमान है तो गतिमान रहेगा, और जब बल लगाओगे तो विराम से गति में आ जाएगा या फिर गति से किस में आ जाएगा, बल में आ जाएगा। तो ये जो पहला नियम है ना बेटा, ये जो गति का पहला नियम है ना, पहला नियम जड़त्व को भी बताता है और साथ ही साथ बल की परिभाषा भी देता है। बल का मान नहीं दे रहा, बल का मान दूसरा नियम देगा, हम पढ़ेंगे आने दो वक्त। बल का मान दूसरा नियम देगा, बल का मान दूसरा नियम देगा बच्चे। अगर बल है तो अवस्था में परिवर्तन होगा। चलो एक आपको सबूत देकर दिखाऊं आपको। देखो बेटा, एक्स्ट्रा चीजें हैं, याद रखना एक्स्ट्रा चीजें। अगर बल है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि बल और त्वरण एक दूसरे के राखी भाई बहन है। बल और त्वरण एक दूसरे के राखी भाई बहन है। जहां पर बल होगा वहां त्वरण अवश्य होगा। अगर बल है तो त्वरण होगा ही, अगर बल है तो वेग में परिवर्तन होगा, और जहां वेग में परिवर्तन होगा वहां त्वरण होगा। अब मैं आपको सबूत देकर बताऊं, अगर बल नहीं होगा ना तो त्वरण भी नहीं होगा। अगर बल नहीं होगा तो त्वरण भी नहीं होगा। सबूत देके बता रहा हूं आपको गति के प्रथम नियम का। कोई नहीं बता पाएगा, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि इस नियम को इस तरह से बता दे। तो अब समीकरण याद करो, v बराबर u प्लस AT। अब बच्चे बल नहीं है हमारे पास, बल नहीं है तो त्वरण भी नहीं है, त्वरण नहीं है तो ये मान शून्य हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू u प्लस शून्य इंटू में t, तो ये पूरा मान क्या हो गया, शून्य। अर्थात v बराबर u, और v क्या होता है बच्चे, अंतिम वेग।
वी क्या होता है बच्चे? अंतिम वेग। वी क्या होता है बच्चे? अंतिम वेग। और यू क्या होता है बच्चे? प्रारंभिक वेग। यू होता है प्रारंभिक वेग और यू होता है अंतिम वेग। तो बच्चे देखो, आपको मैंने सबूत भी बताया, गति के प्रथम नियम का सबूत भी बताया कि यदि बल नहीं है ना, तो वस्तु अगर यदि वस्तु का प्रारंभिक वेग शून्य में है, यदि वस्तु शून्य पर, उसके पास वेग ही नहीं है, अर्थात वो वस्तु विराम में है, और अगर वस्तु विराम में है ना, तो उसका अंतिम वेग भी क्या रहेगा? शून्य रहेगा। अर्थात यदि कोई वस्तु विराम में है तो वो विराम में रहेगी, यदि बल नहीं है तो, बल नहीं है तो त्वरण नहीं है, त्वरण नहीं है तो वस्तु का प्रारंभिक वेग शून्य है, तो अंतिम वेग भी कैसा हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। मान लो बल है, मान लो बल है, बल है, तो पहले वस्तु का प्रारंभिक वेग शून्य था, मान लो अभी भी नहीं है बल, थोड़ी देर के लिए हमारे सेंटेंस को चेंज कर देते हैं कि मान लो किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग 5 था, तो बल नहीं है, तो अंतिम वेग भी कितना रह जाएगा बच्चे? उसका 5 रह जाएगा। तो बच्चे देखो, यहां पर सबूत के साथ बातें करी अपन ने, कोई इधर उधर की बातें नहीं करी, कोई इधर उधर की बातें नहीं करी। ये आपके सामने सबूत था, ये आपके सामने सबूत था बल का, ये आपके सामने सबूत था कि बल क्या करता है? अवस्था परिवर्तन करता है। बल क्या करता है? विराम से गति में ले जाता है, या गति से विराम में ले जाता है। कौन ले जाता है? बल। कौन ले जाता है? बल। तो बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है। ये बचपन में पढ़ी हुई डेफिनेशन है, बहुत अच्छी लगती थी। हमारे स्कूल टीचर हमें मार्क्स देते थे, हम खुश हो जाते थे। क्या बात बताई सर आपने, बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है। हम धक्का मार के देते थे, बल लगा दिया, दोस्त को खींच के देते थे, बल लगा दिया। लेकिन कहानी अलग है, सच्चाई अलग है, वास्तविकता अलग है, जिंदगी अलग है। अब विज्ञान हमारे लिए बहुत बड़ा हो गया। तो ये था हमारे गति का प्रथम नियम। मैं मानता हूं, मैं समझ गया हूं को आपको गति का प्रथम नियम डिटेल में समझ आ गया होगा। अब अगर गति का प्रथम नियम आपको डिटेल में समझ आया है, तो मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूं। मैं गिनती भी लिख देता हूं, नहीं गिनती लिखता नहीं, बोल देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया होगा। यदि आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया ना, जरा जल्दी से चैट में आंसर डाल दो। क्वेश्चन कहता है कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? बढ़िया सा क्वेश्चन, बढ़िया सा क्वेश्चन है। न्यूटन के गति का प्रथम नियम, जिसने अभी मुझसे पढ़ा है उसको ये बातें याद हो कि न्यूटन का गति का प्रथम नियम 2 बातें बताता है। पहली बात जड़त्व को बताता है और दूसरी बात बल को बताता है। क्योंकि ये जड़त्व की एक रिजिड परिभाषा देता है, क्योंकि ये जड़त्व की एक सख्त परिभाषा देता है, जो कि कांस्टेंट हो जाती है, जो कि फिक्स हो जाती है। तो जड़त्व की एक प्यारी सी, सुंदर सी, खूबसूरत सी परिभाषा देता है कि यदि कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहेगी, और यदि कोई वस्तु गति में है तो गति में रहेगी। इसी कारण से इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, अर्थात बी इज द राइट आंसर। इसे क्या कहा जाता है बच्चे? जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे? गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। अब बच्चे दूसरा, चलती बस में बैठे लोगों को बस रुकने पर झटका लगता है। भाई हम बैठे हुए थे बस में, ऐसे आराम से बैठे हुए थे, बाहर की वादियों को देख रहे थे, बाहर की वादियों को देख रहे थे। हम बाहर की वादियों को देखते देखते अचानक से ड्राइवर ने क्या लगा दिया? ब्रेक। तो हम ऐसे हो गए। हुआ होगा, कभी ना कभी आपके साथ हुआ होगा, कभी ना कभी आपके साथ हुआ होगा, जरूर हुआ होगा, ठीक है। अगर से ब्रेक लगा दिया तो आप थोड़ी देर के लिए ऐसे झुक जाते हो, अपनी अवस्था में परिवर्तन कर देते हो। क्यों? कारण क्या है भाई? आप बस के सापेक्ष, आप बस में बैठे हुए थे, बस चल रही थी तो आप गतिशील थे। यदि बस चल रही है तो आप कैसे हो बच्चे? गतिशील हो। और अचानक से ब्रेक लग गया तो बस कैसी हो गई? विराम में। तो भाई गति से विराम में आने का विरोध करा, और गति से विराम में आने का विरोध करा, अर्थात आप जड़त्व के कारण अपनी जगह से हिले। अर्थात आप किसके कारण अपनी जगह से हिले बच्चे? जड़त्व के कारण। तो जड़त्व रिस्पॉन्सिबल है आपको उस झटका लगाने के लिए जो कि आपको बस में बैठे बैठे बस के ब्रेक लगने पर लगा था। आखिरी क्वेश्चन भाई, मैं ही सारे क्वेश्चन करूंगा तो होमवर्क कौन करेगा? मैं ही सारे क्वेश्चन करूंगा तो होमवर्क कौन करेगा? तो भाई इस सवाल का जवाब आपको देना है, होमवर्क है आपका। कहां दोगे होमवर्क? चैट में डाल देना, मैं देख लूंगा। तो भाई मैं मानता हूं कि आपको गति का प्रथम नियम समझ आया होगा। अब बच्चे देखना, बहुत प्यारा क्वेट है, मुझे बहुत प्यारा लगा था इसलिए मैं लाया। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते बेटा। कठिनाई और संघर्ष सही बिना अच्छे दिन नहीं आते। सहे बिना, ठीक है, सहे बिना। यदि आपने पतझड़, अगर आपने तकलीफ, अगर आपने परेशानी नहीं देखी, अरे यार मेरा फ्रेंड तो मूवी देख रहा है, मेरा फ्रेंड तो खेल रहा है, मेरा फ्रेंड तो क्रिकेट मैच देख रहा है, मेरा फ्रेंड तो घूमने गया, मेरा फ्रेंड तो दिन भर सोशल मीडिया चलाता रहता है, क्या वो सही कर रहा है? हम उसे देख के क्यों परेशान हो? हम कष्ट सह रहे हैं, हम सारी चीजों को छोड़कर पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि अच्छे दिन जरूर आएंगे।
अच्छे दिन जरूर आएंगे बेटा। अच्छे दिन लाने के लिए आपको आपके आज से अच्छे दिन लाने के लिए आपको अपनी रातों की नींद से लड़ाई करना पड़ती है बेटा, तभी आप उस जगह पर पहुंच पाते हो जिस जगह पर पहुंचने का आप स्वप्न देखते हो, जिस जगह पर पहुंचने की आप उम्मीद करते हो, जिस जगह पहुंचने की आप कोशिश करते हो बच्चे। तो अच्छे दिन आने के लिए आपको संघर्ष, कठिनाई को झेलना पड़ता है। इसी के साथ आज की क्लास को खत्म करते हैं बच्चों। आपको क्लास अच्छी लगी, मजा आया तो बताना, बढ़िया आया ही होगा भाई पूरी। अगर आपको मजा आया तो उस क्वेश्चन का आंसर दे देना, मैं जान जाऊंगा। तो इसी के साथ अपन खत्म करते हैं आज की क्लास। मिलते हैं अपन तब तक के लिए अगली क्लास में। तब तक के लिए अगली क्लास देखना ना भूलें, देखना से ना भूलें, उससे पहले की क्लास भी खत्म कर देना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शबा खैर एंड लव यू ऑल मेरे प्यारे बच्चों। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। टाटा।